हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूं और आज हम लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत तैयारी उड़ान की प्रश्न पत्र सेट संख्या 2 के सेक्शन सी को हल करेंगे, जो प्रश्न 39 से 46 तक है। एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे, सही प्रश्न कैसे करके बनाएं। प्रश्न संख्या सेक्शन सी का पहला है 39। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में धूल कण जल कण मौजूद होते हैं जो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, परंतु अंतरिक्ष में वायुमंडल या सूक्ष्म कण नहीं होते हैं, और जब सूक्ष्म कण नहीं होंगे या वायुमंडल नहीं होगा तो वहां सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उनका क्या नहीं हो पाता है? प्रकीर्णन नहीं हो पाता। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमको वो नीला नहीं दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल काला प्रतीत होता है, बिल्कुल काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात करें। उत्तल दर्पण जो इस प्रकार का होता है, अब इसके ठीक सामने बाईं तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु बिंब है और जिसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी वक्रता त्रिज्या, जिसको रेडियस कहते हैं, 30 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 15। वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है वो फोकस दूरी होता है, वो 15 सेंटीमीटर। इसके अनुसार जो बिंब की ऊंचाई वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा उत्तल दर्पण का, वो 15 सेंटीमीटर, और जो बिंब की जो दूरी है दर्पण से वो ऋणात्मक है -20 सेंटीमीटर। यहाँ दो चीज ज्ञात करना है, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ इसे हम इसी तरह से लिख सकते हैं 1/v 1/u 1/f - 1/u। यहाँ पर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 और 20। इन दोनों का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, एलसीएम जिसको कहते हैं। ये आगे नहीं कटेगा, 5 3 जा 15 और 15 को 4 से गुना करने पर 60 आएगा। 60 लघुत्तम समापवर्तक हो गया। अब इस 60 को 15 से भाग देंगे तो 4, और 60 को जब 20 से भाग देंगे तो 3, तो 4 + 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 7/60 हो जाएगा। और यहाँ पर इनको भाग देने का कार्य करेंगे तो v बराबर 60/7, इन दोनों को आपस में भाग देंगे तो 8.54 सेंटीमीटर जो होगा वो दूरी हो जाएगी प्रतिबिंब की। तो v का मान यहाँ पर धनात्मक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और यह कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। यहाँ पर अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर -v/u। h1 का मान हमें निकालना है। h का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जो बिंब की ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है,
बराबर 8.57 और जो बीम की दूरी थी -20 सेंटीमीटर वो नीचे आएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को 8.57 से गुना करेंगे तो हमें संख्या मिलेगा 8.57। जब भाग देंगे 8.57 गुना 5/20 करेंगे तो यहाँ पर हम काटेंगे, 5 चौके काट दिए। अब 8.57 को जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 2.175 जो लगभग होता है 2.2 सेंटीमीटर के बराबर, यानी वह छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो छोटा होगा और कैसा होगा, वो प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे 41 का। कोई अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब का निर्धारण कराने का एक स्पष्ट किरण आरेख खींचे। यहाँ पर किरण आरेख बनाना है। ये जो दर्पण है ये कैसा दर्पण है, अवतल, जिसका बायां पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और कहते हैं कि जो बिंब है, जो वस्तु रखा गया है वो किसके किसके बीच में रखा गया है, अनंत और सी वक्रता केंद्र के बीच में, यानी सी से परे यहां पर रखा गया है। अब इसका जो किरण आरेख बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, यहां पर बनेगा और ये कैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। इस प्रकार हम किरण आरेख बनाएंगे कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? हम लोग देखते हैं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, और आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग में मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग का हो जाता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक विलयन है जिसमें यदि हम आयरन को डालते हैं, लोहे की कील को डालते हैं, तो क्योंकि लोहे का जो कील है यानी लोहा वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर की तुलना में, इसलिए वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और खुद सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके यहाँ बना दे रहा है आयरन सल्फेट, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है विस्थापन अभिक्रिया, जो आयरन कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना देता है और यह हल्का रंग जो गहरे नीले रंग का था वह मलिन कर देता और वह धीरे धीरे कैसे रंग में बदल जाएगा, हरे रंग में बदल जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम क्या है? इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं और ये कठोर पदार्थ सख्त है। इसका सूत्र होता है CSO4 × 2H2O। अब जिप्सम को यदि हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये अणु जल के अणुओं का 1.5 भाग जो है वो विस्थापित कर देता है, उनको अलग कर देता है और एक उत्पाद बनाता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। यानी 1.5 जल के अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। अगला प्रश्न है 44। पोषण क्या है? अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा एक अनियमित आकार का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन की जो प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, वो इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इसमें क्या है कि जैसे ही कोई
एक कोशिकीय जीव अमीबा के भोजन के आसपास यदि कोई खाद्य कण आता है तो एक उंगली जैसी संरचना का निर्माण होता है उस समय, जिसको कहते हैं कूटपाद। और कूटपाद वो धीरे धीरे भोजन को क्या करेगा, अपने चारों ओर, उसके चारों ओर उसको घेर लेगा और धीरे धीरे उसको अपने अंदर लेके आता है। और जैसे ही अपने अंदर लाता है तो उस समय अंदर यानी कोशिका के अंदर एक थैली जैसी संरचना होगी, जिसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। थैली जैसी संरचना बन जाएगी और उसके अंदर हमारा खाद्यपन आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारा जो कूटपाद होता है वो धीरे धीरे हट जाता है। और खाद्य रिक्तिका के अंदर पाचक पोषक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और वहां पे खाद्य कण का क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। भोजन पच जाता है। जब भोजन पच जाएगा तो धीरे धीरे वो कोशिका के चारों ओर विस्तृत हो जाता है और भोजन को पाचित कर देता है। जो पचा हुआ भोजन है वो धीरे धीरे दूसरी तरफ से कोशिका के किसी भाग से वो उसका क्या कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया है, यानी कूटपाद के द्वारा खाद्य को कण को समाहित करके खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। उसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन का विघटन कर देते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं और उसके किसी एक भाग से निष्कासन कर देते हैं पचे हुए भोजन का। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रश्न संख्या 39 से 46 तक है, इस सारे प्रश्नों को बनाएंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगी। धन्यवाद।